इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है r और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमें दे रखी है K1। यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए ये रहा, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है r। ये जो सिलेंडर है ये कम्प्लीटली कवर्ड है विथ अनदर सिलेंड्रिकल सेल, यानी एक दूसरे सिलेंड्रिकल सेल से। इसका इंटरनल रेडियस है r और एक्सटर्नल रेडियस जो है वो हमें दे रखा है 2r। यानी कि ये जो सिलेंडर है ये कवर है एक दूसरे सिलेंडर से। तो ये दो सिलेंडर हैं आपके, जिसमें यहाँ पर जो आपका आउटर सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो आपका है 2r। यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये भी आपकी r ही है। r और r मिला के यहाँ पर 2r बना रहे हैं इसका। ठीक, अब आगे आपसे कह रहा है जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अंदर वाले सिलेंडर की है वो है K1 और जो आउटर सिलेंडर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है K2। Calculate the effective thermal conductivity of isolated system when ends are kept at different temperature at steady state। अब इस सिलेंडर की लेंथ को हम लोग मान लेते हैं वो है L, ये हमने अज्यूम किया है। और ये जो एरिया है इस मान लीजिए जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके बेस का ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग कह देते हैं A1 है। और जो आउटर सिलेंडर है उसका जो ये बचा हुआ रिमेनिंग एरिया है जिसको हम डॉटेड से यहाँ पर शेड कर रहे हैं, इस एरिया को हम लोग A2 कह रहे हैं। ये जो बाहर का आपका एरिया है, अंदर वाले एरिया को हमने A1 के ले लिया है, बाहर वाले एरिया को हम लोग A2 ले रहे हैं। और अब हम यहाँ पर अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था उसको लिख दे रहे हैं कि जो लेंथ है सिलेंडर की वो हमने L ली है, जो एरिया है बेस ऑफ इंटरनल सिलेंडर, यानी कि ये जो इंटरनल सिलेंडर है इसका जो बेस का एरिया है उसे हमने A1 लिख लिया है। और जो A2 है ये एरिया है बेस का ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, जो यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेल यहाँ पर हमने अज्यूम की है जो आउटर सिलेंडर है। और ये मतलब ये जो बची हुई हमारी कैविटी है जहाँ पर ये मटेरियल भरा रहेगा, मान लेते हैं कोई इस वाले का जो एरिया है वो हमने A2 लिया है। ऐसा नहीं कि इसमें मटेरियल नहीं भरा, इसमें भी कोई ना कोई मटेरियल भरा है, लेकिन इसमें जो मटेरियल फिल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लेते हैं K1 है और जो इसमें मटेरियल फिल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। अब इस पूरे सिस्टम को आपको इस पूरे सिस्टम की थर्मल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। अगर इसके जो एंड्स हैं व्हेन एंड्स आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब हम इसके एंड्स को अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं, मान लेते हैं इस तरफ का जो टेम्परेचर है वो है आपका T1 और इस तरफ का जो आपका टेम्परेचर है वो है आपका T2। अगर आप यहाँ मान लेते हैं हायर टेम्परेचर है, यहाँ पर हायर टेम्परेचर है और यहाँ पर आपका लोअर टेम्परेचर है, तो हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। यानी कि अगर आप इसको हीट देंगे तो इसमें जो हीट करंट है वो यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करते करते वो आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर दूसरे एंड की तरफ पहुँचेगा और इस तरफ का भी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज़ करेगा। अब टेम्परेचर राइज़ करते करते एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर जो कोई भी पार्ट होता है आपके सिलेंडर का, जैसे मान लीजिए उस पार्ट में अब फर्दर और हीट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे ये वाला मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट को जितनी हीट अब्जॉर्ब करनी थी वो उतनी हीट अब्जॉर्ब कर चुका है। अब ये अपना टेम्परेचर फर्दर राइज़ नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हीट यहाँ से आते जा रही है तो बची हुई जितनी भी हीट है उसको आगे पास ऑन करता जाएगा। ऐसे ही सभी पॉइंट जो हैं सिलेंडर के वो पहले कुछ हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, अब कुछ हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग हीट है वो उसे पास ऑन कर देते हैं। तो स्टेडी स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जब आपके किसी भी पॉइंट का जो टेम्परेचर है किसी बॉडी में फर्दर राइज़ नहीं कर रहा है और अगर आप उस पॉइंट तक हीट पहुंचा रहे हैं तो उस सारी हीट को आगे पास ऑन कर दे रहा है।
तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से हीट करंट जा रहा है, यहाँ से भी हीट करंट जा रहा है, लेकिन दोनों से जो हीट करंट जाएगा वो ज़रूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है। तो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है। तो इससे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। मान लेते हैं जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो है R1, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो है R2। इसकी जो लेंथ है वो है L, इसकी जो लेंथ है वो भी है L। जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमने K1 ली है, जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमने K2 ली है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने A1 लिया है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमने A2 लिया है। तो ये दो रेजिस्टेंस है जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पर टेम्परेचर है T1 और दूसरे तरफ जो आपका टेम्परेचर है T2। जिस तरह बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वैसे यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट करंट फ्लो होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा R है ये बराबर हो जाएगा R1 R2 होल डिवाइड में R1 प्लस R2, और ये जो R है ये हमारे थर्मल रेजिस्टेंसेस हैं। अब क्योंकि ये हमारे थर्मल रेजिस्टेंसेस हैं R भी, R1 R2, तो हम थर्मल रेजिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर जो लेंथ है हम वो वाली लेते हैं जो कि आपका हीट करंट ट्रेवल करता है। तो दोनों ही रेजिस्टेंस चाहे R1 हो या R2 हो, दोनों में जो हीट करंट है वो हमारा L लेंथ ट्रेवल कर रहा है ऊपर से नीचे आते तक में। तो दोनों ही केस के लिए R1 हो चाहे R2, जो हम लेंथ कंसिडर करेंगे वो हमारा L होगा। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लेंगे, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके लिए हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 कंसिडर करेंगे। एरिया हम वो वाला लेते हैं जिस एरिया से हीट करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो अंदर वाले मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इससे जो आपका हीट करंट है वो I1 जा रहा है, और जो बाहर वाला जो आपका रेजिस्टेंस है इससे आपका जो हीट करंट है वो I2 जा रहा है। इतने पोर्शन से, इतने से आपका I1 करंट जा रहा है और इतने से आपका I2 करंट जा रहा है, और कौन सा, हीट करंट वाला। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा R1 है वो है L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि A1 है इंटू थर्मल कंडक्टिविटी K1। ये आपका R1 है, ये मल्टीप्लाई है R2 से। R2 की भी जो लेंथ है वो है L, R2 के लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2 इंटू इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो कि है K2 होल डिवाइड में R1 प्लस R2, यानी कि इन्हीं का सम लिखा हुआ है। और इस तरफ है R जो आपका इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है। जो इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ भी L ही होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ L है तो उसकी जो लेंथ है वो भी आपकी L ही हो जाएगी। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लेंगे वो आपको दोनों का कंसिडर करना पड़ेगा, यानी दोनों के आपको सम यहाँ पर लिखना है A1 प्लस A2, कि जो आपका इफेक्टिव, इन दोनों की जगह पर आप एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस ला रहे हैं यहाँ पर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होगा जो इन दोनों के इंडिविजुअल्स के सम का होगा, इसलिए यहाँ पर हम दोनों के एरिया का सम ले रहे हैं, क्योंकि दोनों से आपका ही कुछ ना कुछ हीट करंट फ्लो हो रहा है। और जो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी इफेक्टिव वाली आपको यहाँ पर लिखनी, तो जो हमारी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी है वो है हम यहाँ पर K ले रहे हैं, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस K को हम एक तरफ अकेला करने की कोशिश करें और बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे ये दो चीज़ें प्लस में है, इनसे हम एक L को कॉमन लेंगे। जब उसके L को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो वो इस L से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर का ये जो एक L है इन दोनों L को कैंसिल कर रहा होगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ 1/A1 K1 और 1/में A2 K2 इनका प्रोडक्ट है, और यहाँ पर है A1 K1 प्लस में 1/A2 K2 इनका सम बचा हुआ है। अब इसको हमें फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा
के इफेक्टिव है, इसको मान लेते हैं के इफेक्टिव हो गया ये हमारा, क्योंकि जो हमारी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इसको इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो हो जाएगा के इफेक्टिव इंटू A1 प्लस A2। और ये जो इस तरफ हमारे पास बचा हुआ है इसको हम इस तरफ पहले एलसीएम ले रहे हैं, तो A2 K2 यहाँ चला जाएगा और A1 K1 यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर ऊपर L कैंसिल हो चुका, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, तो हम लिख सकते हैं 1 यहाँ पर आ जाएगा A2 K2 प्लस में A1 K1 होल डिवाइड बाई में इन दोनों का जो नीचे प्रोडक्ट होगा उसको हम लिख सकते हैं A1 K1 इंटू A2 K2। और यहाँ पर आपके पास पहले से बचा हुआ है 1 में A1 K1 इंटू 1 में A2 K2। इस तरफ आपने सारी चीज़ों को भेज दिया, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो A1 K1 इंटू A2 K2 ये इस दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पर आप इस फर्दर A1 K1 प्लस A2 K2 को इस तरफ भेज देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं A1 K1 प्लस A2 K2 इज इक्वल टू के इफेक्टिव इंटू A1 प्लस A2। अब यहाँ आपको A1 और A2 की वैल्यू पुट करनी है। A1 जो है वो आपका ये वाला एरिया है जो कि हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और A2 जो है आपका ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है। तो इस पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया आपको मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। A1 की जगह हम लिख सकते हैं पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास K1 प्लस में A2 की जगह हम लिख सकते हैं पाई इंटू 4R स्क्वायर माइनस पाई इंटू R स्क्वायर, ये बराबर है इंटू K2 के साथ के इफेक्टिव इंटू A1 प्लस A2। A1 जो है आपका पाई आर स्क्वायर है और A2 जो है वो आपका पाई 4R स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर से ये वाला पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास बचा है पाई आर स्क्वायर K1 प्लस अब यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा नेट 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर K2 मल्टीप्लाई में ये पूरा बराबर हो जाएगा इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के इफेक्टिव। अब दोनों तरफ देखिए पाई है पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा आर स्क्वायर K1 प्लस 3R स्क्वायर K2 इज इक्वल टू 4R स्क्वायर के इफेक्टिव। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका R स्क्वायर है ये भी कैंसिल हो गया है, और आपके पास बचा है K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स के इफेक्टिव। तो आप यहाँ से के इफेक्टिव लिख सकते हैं K1 प्लस 3K2 होल बाई में 4। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का, और यही आपको प्रूव करना था।